तैयार हो जाइए बाजार के बड़े एक्शन के लिए। आज दुनिया भर के बाजारों से कल के मुकाबले में बिल्कुल विपरीत और बेहतरीन संकेत है। तो मजबूती के साथ शुरुआत होने के आसार। एसजीएक्स निफ्टी से मजबूत खुलने के बाद क्या कुछ और बढ़ेंगे या फिर आएगी मुनाफा वसूली? कैसे रहेगा आज का ट्रेड और कहां करें आप ट्रेड, इस पर रहेगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल सिंघवी से कि ऐसे बाजार में आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। 2 दिन बाद एक्सपायरी है, ग्लोबल क्यूज ढेर सारी हैं और नतीजों पर भी नजर है। तो सर, सबसे पहले तो बताइए आज के अहम ट्रिगर्स क्या हैं। दीप, अमेरिकी बाजारों में एक अच्छी तेजी दिखी है, जैसा कि उम्मीद थी। हमारे कल बाजार बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट के आसपास की तेजी से ट्रेड कर रहे थे। लगभग उतनी ही तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखा है। पिछले कई दिनों से डाउ की इंट्राडे रेंज काफ़ी छोटी होती दिख रही है और कल भी 200 पॉइंट की रेंज में अमेरिकी बाजारों ने कारोबार किया। लेकिन अच्छी बात है कि जिस तरह से हमारे यहाँ बैंक निफ्टी है, वहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं नैस्डैक एक्सचेंज है, जो उनका इंडेक्स बड़ा वॉलेटाइल है। तो वहाँ पर जो करेक्शन आया था, उस करेक्शन को पूरा करके नैस्डैक 0.2% मजबूत बंद हुआ है। ये सेंटीमेंट का दिखाने वाला तरीका है। तो कुल मिलाकर अच्छा एक रिकवरी वाला माहौल नैस्डैक में बनता हुआ दिखा है। सोना नए रिकॉर्ड पर पहुंचता हुआ दिखा है, 52,000 के पार पहुंचा है, 52,220 का नया रिकॉर्ड। वहीं चांदी 66,000 पर पहुंचते हुए दिख रही है। ये है तगड़ी तेजी का माहौल सोने चांदी में। टेक महिंद्रा, भारतीय इंफ्राटेल के नतीजे आए हैं बाजार बंद होने के बाद। यूनाइटेड स्पिरिट्स, बीएल, इन पर आज रहेगा एक्शन और नतीजों के लिहाज से आज भी बड़ा दिन है। निफ्टी की 3 कंपनियां और वायदा कारोबार की 3 कंपनियों के नतीजे। अल्ट्राटेक, नेस्ले, इंडसइंड बैंक आज अपने नतीजे पेश करेंगे। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो ढेर सारे नतीजों का एक्शन आते हुए दिख रहा है, कुछ नतीजों पर रिएक्शन भी आज आते हुए दिखेगा। पर अनिल जी, कल जो एक्शन हुआ है उसको कैसे रीड करना चाहिए, और कल के बाद जो आज मूड सुधरा है कैसे देखें? मतलब कल मंडे था इसलिए थोड़ा मूड खराब था, इसलिए हमने इतनी गिरावट देखी बाजार में, या फिर कुछ वजह है जिसकी वजह से बैंक्स में इतनी तेज गिरावट आई? और क्या आज उतना अच्छा या फिर उसके मुताबिक रिबाउंड आते हुए दिखता है? 2 चीज़ें हैं दीप। पिछले कल की और शुक्रवार की गिरावट को 2 तरीके से देखना चाहिए। स्पेशली जिस तरह से बैंकिंग शेयरों में गिरावट होती हुई दिखी है, उसकी 2 बड़ी वजह है। पहला ही कि हाल ही में जिस तरह से संकेत आए हैं, चाहे वो गवर्नर साहब के 1-2 बयान हों, चाहे वो सीआईए में उन्होंने मीटिंग में कहा हो, या फिर जो संकेत आए हैं वो ये साफ बता रहे हैं कि अगले 2-3 तिमाहियों बैंकों के लिए बड़ी मुश्किल भरी रहेगी और एनपीए में बढ़त आने की संभावना पूरी है। और बैंक निफ्टी आपका 23,000 पर है, जिन लेवल पर आपके लिए करेक्शन के लिए एक ट्रिगर चाहिए। तो थोड़ा करेक्शन वहां से आता हुआ दिखा है, थोड़ा करेक्शन ग्लोबल मार्केट्स की सुस्ती से हुआ है। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से कल और शुक्रवार को हम तेजी से गिरे, वो एफआईज की बिकवाली का दबाव था। जिन एफआईज की वजह से आप 11,000 के ऊपर टिके हुए थे। देखिए, घरेलू फंड तो लगातार बिकवाली कर ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप 11,000 के ऊपर टिके हुए हैं तो उसकी क्रेडिट पूरी की पूरी एफआईज को जाती है। फंड, लोकल फंड बेच ही रहे हैं, और अगर एफआईज हाथ खींच ले और वो भी बेचना शुरू करे तो फिर बाजार के लिए ऊपर टिकना काफी मुश्किल है, और वही होता दिखा। अब ये अलग बात है कि एफआईज को टीसीएस, रिलायंस नहीं बेचना है, वो खरीदना है, लेकिन उनके सामने बैंक्स लाइन से, चाहे वो आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, कोई भी बैंक हो, तो वहां पर बिकवाली करनी है। और यही वजह रही कि आपने बैंकिंग शेयरों में बिकवाली ज्यादा देखी है बजाय ओवरऑल निफ्टी के। लेकिन फिर भी आज के सेशन में सबसे बढ़िया चीज दीप जो दिख रही है वो ये, न सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स जहां पर एक उम्मीद के मुताबिक रिकवरी होती हुई दिखी अमेरिकी बाजारों में, डाउ फ्यूचर्स भी मजबूत है। एशिया रिएक्शन दे रहा है अमेरिकी बाजारों की तेजी पर। और सबसे बड़ी बात यह है जिस ट्रिगर की वजह से आज मैं पॉजिटिव और बुलिश हूं, वो ये कि एफआईज की बिकवाली का दबाव कम हुआ है। 3 दिनों तक एफआईज के डेटा नेगेटिव होने के बाद आज न्यूट्रल साइड पर आते हुए दिखे। तो एक्सपायरी के ठीक 2 दिन पहले आपके लिए ये एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है। देखिए, अल्टीमेटली है ना, मार्केट आप कहीं से कोई भी अच्छा या खराब संकेत पढ़ लें, लेकिन शेयरों में डिमांड और सप्लाई वो अल्टीमेट है। अगर किसी को खरीदना है शेयर, कितनी भी खराब खबर पर खरीदेगा, पैसा है उसके पास, और अगर उन्हें बेचना है तो कितनी ही बढ़िया खबर आ जाए, अच्छे रिजल्ट आ जाए, बेचना ही है। तो अगर एफआईज की बिकवाली का दबाव रुकता है तो मेरे ख्याल से इतना काफी है बाजार को सस्टेन करने के लिए। वो इसलिए कि एफआईज की बिकवाली के बावजूद निफ्टी कहीं कोई एक भी दिन, निफ्टी ने पिछले 3-4 दिनों में एक भी दिन कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिया, न इंट्राडे में न क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी एक भी बार नीचे बंद हुआ है। दिक्कत सिर्फ बैंक निफ्टी की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि बिकवाली का दबाव कम हुआ है तो शायद थोड़ा बैंकिंग शेयर भी ऊपर आने की कोशिश करे। तो जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन किसको खींचने की कोशिश करेगा,
तो ज़्यादा संभावना यह है दीप, और उस सवाल का जवाब भी कुछ हद तक मिलता हुआ दिख रहा है कि पूरी संभावना है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने की कोशिश करे, बजाय बैंक निफ्टी निफ्टी को नीचे खींचे। 23,200 से 21,800, लगभग 1,400 पॉइंट का एक हेल्दी करेक्शन। और आपको कल भी याद होगा क्लोजिंग शो में हम ये कह रहे थे कि आपको शॉर्ट काट लेनी चाहिए। 21,800 21,900 बहुत ही मजबूत सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा तो ही फ्रेश कमजोरी होगी और उन लेवल से आज रिकवरी की संभावना बनती है। तो ओवरऑल आप इसे ऐसे देखिए कि निफ्टी की मजबूती मुझे लगता है काम आती हुई दिखेगी। बिल्कुल अनिल जी, निफ्टी की मजबूती आज काम आती हुई दिखनी चाहिए। तो चलिए सर, फिर आज के सेटअप की बात करते हैं। आज के जो संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स तो पॉजिटिव ही दिख रहे हैं, बाकी संकेतों को कैसे देखेंगे, किस तरह का सेटअप लग रहा है? ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव है, लेकिन अगले 2 दिन अहमियत वाले हैं क्योंकि फेड की अहम बैठक आज रात से शुरू होगी। तो देखते हैं वहां से किस तरह के संकेत आते हैं। वैसे इस बार कम उम्मीदों के साथ अमेरिकी बाजार फेड की बैठक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली फेड की कमेंट्री और उसके बाद आप किसी तरह के उतार चढ़ाव से इनकार नहीं कर सकते। तो फेड क्या कुछ कहता है, क्या कुछ करता है, वो अगले 2 ट्रेडिंग सेशन ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से अहमियत भरे होंगे। लेकिन डाउ की तेजी और डाउ फ्यूचर्स की मजबूती 100 पॉइंट ऊपर की, ये हमारे लिए काफ़ी हैंडी है। शुरुआत करने के लिए इससे बढ़िया आपको संकेत मिल नहीं सकते। और साथ ही हांगकांग में भी 100 पॉइंट के आसपास की तेजी बनती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर शुरुआत करने के लिए ग्लोबल संकेत काफ़ी अच्छे हैं। एफआईज के संकेत इसीलिए नेगेटिव से न्यूट्रल होते हुए दिखे हैं दीप, और घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव थे, नेगेटिव ही है। वायदा कारोबार के संकेत भी थोड़े से पॉजिटिव हुए हैं, कॉशियस से न्यूट्रल। 2 दिन पहले नेगेटिव, कल कॉशियस, आज न्यूट्रल होते हुए दिखे हैं। सेंटिमेंट जरूर मैंने पॉजिटिव से न्यूट्रल किया है। 2 दिनों की जो गिरावट हुई इससे ट्रेडर्स थोड़े से सावधान हुए। तो जो बुलिशनेस आपको पिछले हफ्ते तक थी एकदम कि हाँ किसी भी भाव में खरीदो, कल तो ऊपर ही बिकना है, वो वाली फीलिंग आपकी अब धीमे धीमे कम होती हुई दिख रही है। अब आपको सोच समझ कर खरीदना पड़ रहा है, ये मानकर चलना पड़ रहा है कि किसी भी भाव में कुछ भी ले लिया तो निकलना इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए सेंटिमेंट आपका सावधानी भरा न्यूट्रल है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, इस ट्रेंड में कहीं कोई दूर दूर तक बदलाव नहीं। पॉजिटिव है, पॉजिटिव था, पॉजिटिव अभी तक तो रहेगा जब तक कि आप 11,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं। इसलिए आपको याद होगा पूरे हफ्ते पिछले और कल परसों भी जब सब लोग सावधान होने की कोशिश कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि कहीं कोई दूर दूर तक निफ्टी में न्यूट्रल होने के भी संकेत नहीं, नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है। और आप देखिए किस तरह की क्लोजिंग, और हर रोज आपको एक दिन पिछले 4 सेशन देख लीजिए, एक बार तो आपको 11,200 के ऊपर का लेवल निफ्टी रोज दिखा रहा है और आज भी दिखाएगा। तो अब आप जब से 23 मार्च से लो बनाकर ऊपर आए हैं तब से अगर हाईएस्ट लेवल 11,239 है और हर रोज आप 11,200 के दर्शन कर रहे हैं तो कहाँ कमजोर है बाजार, कहीं कोई कमजोरी के संकेत नहीं है। बैंक निफ्टी में जरूर है, वो बैंकिंग सेक्टर की स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, शायद वो भी करेक्शन के बाद वापस से ठीक होते हुए दिखें। जी दीप। बिल्कुल, तो नजर रखते हैं जहां तक बैंक्स की परफॉर्मेंस रहेगी, पर निफ्टी पर कोई परेशानी की बात नहीं है और आज के लिए ज्यादातर संकेत या तो न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव ही आपको दिखेंगे। रेंज फिर क्या निकल कर आ रही है सर आज के ट्रेड के लिए, किस तरह के एक्शन देख रहे हैं वहां पर? थोड़ी सी रेंज में मैंने बदलाव किया है। 11,000 11,100 को अब मजबूत सपोर्ट दिया है। वैसे तो 11,050 11,100 भी सफिशिएंट है, लेकिन एक्सपायरी के जैसे जैसे नज़दीक पहुंचते हैं थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। इस लिहाज से अब सपोर्ट जोन को आप 100 पॉइंट का कर लीजिए, 11,000 से 11,100। ऊपर 11,200 11,250 और स्पेशली 11,225 जिसको आप कह सकते हैं, वहाँ पर जाते आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आती है। पिछले 3-4 दिनों से ऐसा ही होता दिख रहा है। 2 दिन आपने 11,238 11,239 का हाई बनाया है और कल और परसों में आपने कल और शुक्रवार को 11,225 का हाई बनाया है। मैं स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ। तो 11,200 11,250 आपके लिए पहला हाई रेंज बनता है। अगर 11,250 को पार करके टिके तो फिर 11,300 11,350 अगली ऊपरी रेंज बनेगी जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 21,400 21,600 आज के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 22,000 22,175 पहला वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी जाकर रुकना चाहिए। अगर इसको पार किया, तेजी बढ़ गई तो फिर 22,300 22,400 से 22,500 ये फाइनल टारगेट है बैंक निफ्टी का, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, फिर से शॉर्ट्स बनते हुए भी आपको दिखेंगे। आइए दिन की स्मॉल रेंज आपको बता दूं, 11,090 11,200 ये 110 पॉइंट की रेंज आज की स्मॉल रेंज है। मीडियम रेंज 11,050 से 11,250 की है। ज़्यादा संभावना है कि हम इस रेंज में ही वक्त बिता दें, इसको पार ना करें, लेकिन फिर भी एक्सपायरी के लिहाज से
हैंडी रखनी चाहिए आपको बिगर रेंज 11,000 11,300 की 300 पॉइंट की। बैंक निफ्टी 21,800 22,050 ये छोटी रेंज है आज की, 21,600 से 22,175 ये मीडियम रेंज है और 21,400 से 22,400 1000 पॉइंट की ये रेंज आज के लिए बड़ी रेंज के तौर पर आपके काम आ सकती है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रही जहाँ तक आज की रेंज का सवाल है और उसमें बड़ी मीडियम और छोटी रेंजेस जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। एक जो संकेत है सर जिसके बारे में आप बताइए, जिसकी वजह से आपने FNOQs को आज नेगेटिव से न्यूट्रल कर दिया है, क्या इतना बड़ा बदलाव देखा है पीसीआर में सर? जी हाँ, क्योंकि पुट कॉल रेशियो घटकर तेजी से घटकर 1.50 के नीचे आए। 1.49 का पुट कॉल रेशियो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है। एक्सपायरी के हफ्ते में ये पुट कॉल रेशियो आपको इस बात का कंफर्ट देता है कि अब आप 25 बेसिस पॉइंट पुट कॉल रेशियो एक दिन में घटना ये कम बात नहीं है। 15-17 बेसिस पॉइंट परसों घटा था, तो ये पुट कॉल रेशियो बता रहा है कि जो कमजोर ट्रेडर्स थे वो सिस्टम से बाहर निकल चुके हैं। जिनकी तेजी की पोजीशन थी और जो कल नहीं संभाल पाए उन्होंने अपनी पोजीशन कम की है और ये अच्छा संकेत है कि जब जब बाजार थोड़ा बहुत करेक्ट हो, हेल्दी करेक्शन आता है, कमजोर ट्रेडर्स बाहर होते हैं या उनकी पोजीशन कटती है और उसके बाद बाजार वापस से रफ्तार पकड़ता है। एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। तो पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है। विक्स थोड़ा सा बढ़कर 2% ऊपर आया, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी दीप। बिल्कुल, तो पीसीआर अब कंफर्टेबल रेंज में आ गया और इसलिए आपने FNOQs को भी नेगेटिव से न्यूट्रल आते हुए दिखाए। सर, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तेजी की मंदी की, जिसने अभी भी तेजी की पोजीशन होल्ड कर ली कल की वॉलेटिलिटी के बाद, उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए? दो स्टॉप लॉस दूंगा, इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस दोनों पर अलग अलग स्टॉप लॉस दे रहा हूं। इंट्राडे के लिए 11,075 का स्टॉप लॉस आपके लिए काफी होगा, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे मैंने स्टॉप लॉस 11,050 से घटाकर 11,000 किया है। वो एक्सपायरी का हफ्ता होने की वजह से मैंने रेंज थोड़ी सी बड़ी ली है, कहीं ऐसा ना हो कि 50 पॉइंट की वजह से आपकी पोजीशन तेजी की कट जाए और वापस बाजार ऊपर हो जाए। वही एकमात्र रीजन है कि स्टॉप लॉस मैंने नीचे किया है 11,000 का। बैंक निफ्टी में 21,800 ही रखूंगा। अगर आज 21,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे फिर निकल जाइए, फिर 200-250-300 पॉइंट की जगह खुल जाती है बैंक निफ्टी में, फिर 21,500 21,600 आना तय है। तो कल का लो टूटता है अगर बैंक निफ्टी में तो फिर तेजी में रहने की कोई मतलब नहीं है। और क्लोजिंग अगर 21,800 के आसपास होती है, कल इसलिए हमने 22,400 का आपको स्टॉप लॉस दिया था इंट्राडे भी और क्लोजिंग में। देखिए सोचिए, अगर आपने 22,400 के आसपास वहाँ खुलते ही अगर आप एग्जिट कर लेते तो आपके लिए कितना कंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती। तो स्टॉप लॉस को हमेशा फॉलो कीजिए। आज भी अगर 21,800 का स्टॉप लॉस लग जाए तो एग्जिट कर लीजिए। जहाँ तक शॉर्ट पोजीशन का सवाल है, 11,250 यही क्लियर कट एक इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर शॉर्ट पोजीशन के लिए यही स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी पर 22,100 का स्टॉप लॉस रखिए, इंट्राडे के लिहाज से भी और क्लोजिंग के लिहाज से भी। बेसिकली 22,000 के ऊपर निकलकर टिकते ही बैंक निफ्टी मजबूत होने के संकेत देगा। अब आपको रिस्क कम रखनी तो 22,000 रख लीजिए, रिस्क थोड़ी सी और ले सकते हैं तो 22,100 थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस आपके लिए हो जाता है। इस पर आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, ये तो रही जहाँ तक आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस का सवाल है। नई पोजीशंस कैसे बनानी चाहिए सर? नई पोजीशन का जहां तक सवाल है, आपको निफ्टी खरीदना है 11,075। कल 11,087 का लो बनाया था, परसों आपने 11,090 का लो बनाया था। उसके थोड़ा सा नीचे 11,075 पे लगा लीजिए आप स्टॉप लॉस और खरीदारी कर लीजिए। पहली चीज़ तो ये होगी आपकी, ठीक है। अब आपको ऊपर में 11,200, 11,225, 11,250, बेसिकली 11,175 से 11,250 ये स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग जोन है। तो पहले यहाँ पर आपको हर 25-25 पॉइंट पर रुकावट दिखेगी। ये रेंज पार अगर किया तो फिर 11,300, 11,350 तक आपकी जाने की कोशिश निफ्टी पर हो सकती है। उस हिसाब से आपको खरीदारी करनी है। शॉर्ट करना चाहिए, जी हाँ। अब शॉर्ट कहाँ करना चाहिए ये समझ नहीं आ रहा है। क्या 11,225, 11,250 ठीक है रेंज शॉर्ट करने के लिए? वैसे तो लगता है हाँ, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि खरीदने के बाद एक बार खुलने के बाद देखते हैं कि किन लेवल्स के आसपास बाजार सेट होता है। उसके बाद देखेंगे कि क्या 11,225, 250 पे ही शॉर्ट कर दें या थोड़ा और इंतजार करें, नजर रखेंगे। लेकिन 11,300, 350 ज़्यादा सेफ रेंज है जहाँ पर आप शॉर्ट करेंगे तो रिस्क कम है। 11,400 का स्टॉप लॉस, आई डोंट नो वो लेवल आएगा तो, नहीं आया तो फिर दिन में देखेंगे कि कहाँ पे करना चाहिए। तो 11,400 आपका स्टॉप लॉस है, 11,250, 200, 175, 125 ये 4 टारगेट आपके लिए निफ्टी पर बनेंगे नीचे की तरफ अगर आप करते हैं शॉर्ट। ये आपके लिए शॉर्ट हो गया। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी खरीदना है 21,750 के स्टॉप लॉस के साथ। कल 21,800 का लो, इससे 50 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रख लीजिए। 22,000, 22,175, 23,200,
22,300 सॉरी 23,200 नहीं 22,300 और 22,400 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये 4 लेवल्स के लिए बैंक निफ्टी में असली एक्शन 22,000 के पार निकलने पर दिखेगा, जो मैं आपको वायदा कारोबार के डेटा में विस्तार से बताऊंगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं उन्हें ये सोचना है कि मुझे 22,200 पे शॉर्ट करना है, 300-400 कहाँ शॉर्ट करना है। पॉइंट सिंपल ये है कि 22,500 पार नहीं होगा, तो उसके जितना नज़दीक आप बेच पाए उतना बढ़िया। लेकिन आई डोंट नो 22,500 आज का आज मिलेगा, कोई ऐसी संभावना तो दिखती नहीं है। तो 22,200 के ऊपर से आपको मन बनाना शुरू करना है कि अब मुझे बेचना है, शॉर्ट करना है, प्रॉफिट बुक करना है। तो इफेक्टिवली 22,200 22,400 आपके लिए अच्छी रेंज हो सकती है जहाँ पर आप शॉर्ट पोजिशन बनाएं। 22,550 आपका स्टॉप लॉस होगा। 22,050, 21,900 और 21,800 ये 3 लेवल के लिए आपको बनानी है शॉर्ट पोजिशन निफ्टी में, माफ कीजिएगा बैंक निफ्टी में। जी दी बिल्कुल, तो ऊपरी स्तरों पर आपको बैंक निफ्टी पर बिकवाली की भी रेंज मिलेंगे और साथ ही 22,200 22,400 ये एक अच्छी रेंज है जहाँ पर जो रेंजेस में बैनर्जी ने बताया था जहाँ पर बैंक निफ्टी पर फिर से बिकवाली आ सकती है। 9 स्टॉक्स हैं एफएनओ बैन में सर, कल के मुताबिक एक कम हुआ है तो ये अच्छी बात है। पर अब आप जो फंड फ्लोज के डेटा है पहले उसके बारे में बताइए। एक जो एफआईएस का एक्शन अब नेगेटिव से न्यूट्रल हो गया है, वहाँ उसको कैसे देख रहे हैं, और लगातार जो डीआईएस का एक्शन नेगेटिव रहा और कल भी बड़ी बिकवाली देखी, वहां से क्या संकेत लेने चाहिए? देखिए दीप, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी आप समझो, घरेलू फंड भले ही पैसा ज़्यादा है लेकिन अब वो अभी भी वो मार्केट ड्राइव नहीं करते, सेंटिमेंट ड्राइव नहीं करते हैं। और उसकी वजह है कि उनका एग्रेशन कम है। ज़्यादातर आपकी जो घरेलू फंड है, म्यूचुअल फंड है, वो सिर्फ लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर टाइप के वो फंड ज़्यादा है। जबकि एफआईज में आपको सब तरह के फंड मिलेंगे, हेज फंड भी मिलेंगे, तुरंत ट्रेड करने वाले भी मिल जाएंगे, एल्गो ट्रेड करने वाले भी मिल जाएंगे। तो वहाँ पर होता ही है कि जो एफआईज का एक्शन होता है वो मार्केट के डायरेक्शन के लिहाज से ज़्यादा कारगर होता है। और कल आज के सेशन में अगर मैं किसी एकमात्र चीज़ पर सबसे ज़्यादा बुलिश हूँ, आपको याद है कल मैं यही बात कर रहा था कि सबसे बड़ा कारण बाजार में करेक्शन का एफआईज की बिकवाली होगा, न कि ग्लोबल मार्केट। 100-200 पॉइंट ग्लोबल मार्केट कमजोर हो जाए हम पचा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 11,000 पर हम खड़े हैं तो ऐसा थोड़ी कि ताकत नहीं है बाजार में, है। लेकिन अगर हमारे ही इन्वेस्टर बेच रहे हैं, घरेलू फंड भी और एफआईज भी, तो फिर आप कैसे बचेंगे? और कल वही हुआ। आज वही ट्रिगर आपके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव। कल के डेटा कहीं किसी तरह से खराब नहीं है। अगर आप देखिए 800 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी गिरता है, 60-70 पॉइंट निफ्टी गिरता है, और उसके बाद सिर्फ 450 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईज की है जो छोटी है। साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स में सिर्फ 150 करोड़, यानी कि आप समझिए 600 करोड़ की बिकवाली की है स्टॉक्स में। सामने 500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीद लिए, तो नेट नेट बिकवाली क्या है? 100 करोड़ की। ऑप्शंस में 200 करोड़ की खरीदारी की इंडेक्स ऑप्शन में। तो इसका मतलब क्लियर कट है, कल एफआईज ने नहीं बेचा है। घरेलू फंड तो रोज ही बेच रहे हैं, उनको छोड़ दिया। कल बेचा है ट्रेडर्स ने। कल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन हल्की करके गए, कल उनसे संभली नहीं गई और वो पोजीशन हल्की होती हुई दिखी। और आपको ध्यान है, हम यही कह रहे थे कि देखिए बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रैप हुए हैं, बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन ज़्यादा बनी हुई थी और वो कल हल्की हुई भी है। तो उस लिहाज से ये आंकड़े जो बता रहे हैं, आज के लिए आपको सबसे बड़ा कंफर्ट और कॉन्फिडेंस निचले स्तरों पर यही आना चाहिए कि लोअर लेवल पर एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग थोड़ी आ सकती है, थोड़ा खरीदारी का सपोर्ट मिल सकता है। तो ये अच्छी खबर है आज के लिहाज से। तो डेटा के लिहाज से एफआईज का डेटा काफी बेहतर है पिछले 2 दिनों के मुकाबले में। जी दीप, बिल्कुल, एफआईएस का डेटा काफ़ी बेहतर होते दिख रहा है और ये एक अच्छा संकेत है जिसकी वजह से बाजार ऊपर जा सकते हैं। दूसरा संकेत सर, जो आपने एफएनओ क्यूज को नेगेटिव से न्यूट्रल करा है, ये कितना अहम रहेगा आज के ट्रेड के लिए? कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए इसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल पर नजर रखिए दीप, 11,200। आप कितना भी ऊपर खुल जाएं, ठीक है ना, 70 पॉइंट, 11,200 के ऊपर आप टिकते हैं ना, 11,200 11,225 के ऊपर, तो आप समझ लीजिए आप बहुत ताकतवर हैं और बहुत तेज दौड़ लगाने को तैयार हो रहे हैं। और अगर वहाँ पर रुकते हैं तो फिर थोड़ी सी आपको और टाइम बिताने की ज़रूरत पड़ेगी ये टाइम वाइज करेक्शन की। मैं क्यों कह रहा हूँ वो सुनिए। 11,200 के कॉल्स पर 39 लाख शेयर है और ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और आप मंथली सीरीज की एक्सपायरी के पहले है। इसमें से 13 लाख शेयर कॉल राइटर्स कल ही जुड़े हैं, ये कमज़ोर कॉल राइटर्स हैं। तो अगर आज आप 11,200 के ऊपर टिक जाते हैं तो जिन लोगों ने कल शॉर्ट्स बनाए वो तो नुकसान में है। कल किसी ने 11,200 के ऊपर तो बनाया नहीं है, 11,225 खाली टच एंड गो था, तो जो शॉर्ट्स बने वो तो नीचे के ही बने। और अगर आप 11,200 के ऊपर टिक जाते हैं एक्सपायरी का दिन और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जहाँ पर कॉल्स में है, तो फिर रिस्क तो होगी। अच्छा, मजे की बात और बताऊं, लगभग 75 लाख शेयर से 80 लाख शेयर
ये आ जाएंगे रिस्क पर अगर 11,200 आप के ऊपर टिक जाते हैं। देखिए इस आंकड़े को बहुत गौर से सुनिएगा। 11,200 के ऊपर आप टिकते हैं तो 11,000, 11,100 और 11,200 के कॉल राइटर्स हैं और ये हैं कुल मिलाकर 80 लाख शेयर। ठीक है, 80 लैक्स। 80 लाख शेयर अगर रिस्क पर हैं और उनमें से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की शॉर्ट कवरिंग आती है तो आपके लिए 11,250 पहले, उसके बाद 11,300, 11,350 तक का रास्ता खुल सकता है। आज ट्रिगर यही है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी देखो 3 दिनों में कमज़ोर हुआ नहीं है। अब जिन्होंने बेचा है कल निफ्टी में, अगर 11,200 पे 13 लाख शेयर कॉल ऑप्शंस में जुड़े तो वो लोगों ने जोड़ा है ये सोच के कि बैंक निफ्टी को नीचे खींच लेगा कल। आज तो उनके लिए उल्टा हो रहा है। अब वो शॉर्ट भी हैं और 11,000 और 11,100 के कॉल राइटर्स भी शॉर्ट है। शॉर्ट आपको काटनी है अगले 2 दिनों में, आपके पास ज़्यादा समय तो है नहीं। तो ऐसे में 11,200 के ऊपर टिकने पर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और वो आराम से आपको 11,250, 11,275 तक तो आराम से ले जा सकती है। उस शॉर्ट कवरिंग में 50-75 पॉइंट का दम ज़रूर होगा निफ्टी में। तो इसलिए आपको 11,200 पर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आज का यही है वायदा कारोबार के लिए से। अब आइए नीचे 11,000, इसके नीचे एक्सपायरी नहीं होगी क्योंकि 41 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और बहुत मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और तो क्लियर कट ये आपके लिए 11,200 हो गया। 11,200 के ऊपर टिकने के बाद फ्रेश खरीदारी, फ्रेश तेजी आती हुई दिखेगी। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया है 21,500 पर, पुट में 7 लाख शेयरों का। तो ये आपके लिए अब सपोर्ट हो गया, इसीलिए मैंने 21,400, 21,600 की रेंज भी दी है। डेटा के लिहाज से भी आ रहा है और एफएनओ के लिहाज से भी वो आपके लिए सपोर्ट रेंज है। अब आपके लिए यहाँ पर 22,000 का लेवल कश्मकश का है। आप मजबूत तभी है जब 22,000, 22,050 के ऊपर टिकते हैं तो 150 पॉइंट बैंक निफ्टी पर आज बढ़ भी जाएं आप तो ये मत सोचे कि मैं गिनिएगा ही 1 पॉइंट, 22,001 से गिनिएगा 1 पॉइंट ऊपर हूँ, 22,002 से गिनिए 2 पॉइंट ऊपर हूँ, तो 22,000 से ही गिनना शुरू कीजिए। क्यों कह रहा हूँ ये सब? 22,000 के पुट पे 5 लाख शेयर हैं और कॉल्स में 6 लाख शेयर है, बराबरी का मामला है। जैसे ही आप 22,000 के ऊपर निकल कर टिकेंगे तो जो 22,000 के लेवल पर जो कॉल राइटर्स हैं और उनमें से ज़्यादातर पोजीशन 4 लाख शेयरों की कल ही बनी है, ये शॉर्ट कवरिंग के लिए आएंगे और ये ले जाएंगे बैंक निफ्टी को 22,150, 22,175 तक। तो वहाँ से तेजी जो बनेगी वो 150, पौने 200 पॉइंट की बैंक निफ्टी में बनेगी अगर आपने 22,050 को पार कर लिया तो। ऊपर के लेवल पर 22,500 क्यों पार नहीं होगा? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है, ऑलमोस्ट 10 लाख शेयरों का बैंक निफ्टी में, वो बड़ा रुकावट वाला लेवल है। तो जैसे जैसे आप वहाँ उसके नज़दीक पहुँचेंगे 22,400, 22,500 पर, वहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो 22,000 का लेवल मोस्ट क्रूशियल है निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, और 11,200 का लेवल मोस्ट क्रूशियल है निफ्टी पर। जी दीप, ये आज के पूरे लेवल से एकदम कंप्लीट हो गए, क्रिस्टल क्लियर। बिल्कुल अनिल जी, तो नजर रहेगी इन लेवल्स पर 11,200 और 22,000, ये 2 लेवल्स हैं जहां पर आपको आज एक्शन होते दिखेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, जहां तक उनका सवाल है। सर, नतीजों के बारे में भी बात कर लेते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसके नतीजे मार्केट्स बंद होने के बाद आए, किस तरह से देख रहे हैं? वैसे तो नतीजों की लंबी लिस्ट रही कल बाजार बंद होने के बाद। जैसे टेक महिंद्रा के रिजल्ट स्ट्रॉन्ग है लेकिन प्राइस में भी है, 605, 610 वाला स्टॉक 660-70 हो गया दीप। बीएल अच्छे नतीजे हैं लेकिन बीएल भी स्टॉक बढ़ा हुआ है, तो मतलब ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स ठीक दिख रहे हैं। इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल ठीक ठाक से नंबर हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसा उम्मीद कर रहे थे उसके मुताबिक नंबर्स नहीं है, तो थोड़ा रिजल्ट्स कमजोरी की तरफ ज़्यादा है, ऑपरेशनली कमज़ोर नंबर हैं। नीचे में 565, 575 तक स्टॉक गिर सकता है, वहाँ पर शायद थोड़ी खरीदारी या शॉर्ट कवरिंग आ जाए आपको। ऊपरी स्तरों पर 620, 625 अगर आता है। हालांकि नतीजों के साथ काफ़ी लोगों को यूनाइटेड स्पिरिट्स में ये भी उम्मीद थी कि भाई हो सकता है बायबैक वगैरह की या किसी तरह की घोषणा हो, वैसा कुछ हुआ नहीं। तो इस लिहाज से कोई और बढ़ने के लिए ट्रिगर नहीं है। खाली यही कि ख़राब नतीजों पर जिन लोगों को पसंद है कंजम्पशन के स्टॉक के तौर पर, वो और पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहें तो वही है। तो 565, 575 ये नीचे का रेंज है जहाँ तक फिसल सकता है। ऊपरी स्तरों पर 620, 625 आता है तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। इसीलिए मैंने आजकल रिजल्ट्स के लिए आज से रेंज देना शुरू किया ताकि आपको ये पता रहे कि किस रेंज के हिसाब से आपको कैसे काम करना है। आईटीसी भी आपने देखा 207, 210 की जो रेंज थी एग्जैक्टली वहीं से घुमा है। तो रेंज रेस्पेक्ट कर रहे हैं बाजार, तो आप उस रेंज के हिसाब से स्टॉक को ट्रेड कर लीजिए। जी दीप।
बिल्कुल, तो थोड़ी कमजोरी आ सकती है यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आज नतीजों के दम पर। थोड़े कमजोर रहे हैं नतीजे, वहां पर रिएक्शन पर नजर रखेंगे। पर चलिए और कौन से स्टॉक्स हैं वहां पर नजर डाल लेते हैं। थोड़ी देर में वरिंदर बंसल भी हमारे साथ जुड़ेंगे बाकी नतीजों पर विश्लेषण के लिए। मानसी, पूजा और आशीष इस समय हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और कुछ खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज नतीजों के लिहाज से कैश की कंपनियां कैस्ट्रॉल इंडिया, हेक्सावेयर, आईडीबीआई बैंक, येस बैंक के नंबर्स आते हुए हम देखेंगे। वहीं एम&एम फाइनेंशियल सर्विसेज का राइट्स इशू आज से खुल रहा है। इशू के जरिए 3088 करोड़ जुटाने की कंपनी की योजना है और हर एक शेयर पर एक राइट शेयर के लिए अप्लाई कर पाएंगे निवेशक। स्पेंसर्स रिटेल राइट्स इशू की आज एक्स डेट है, यानी कि अगर आज आपके खाते में शेयर है तो फिर आप राइट इशू के लिए एंटाइटल हो जाते हैं। 29 जुलाई रिकॉर्ड डेट तय की गई है। 4 से 8 अगस्त तक ये राइट इशू खुला रहेगा। बोर्ड मीट्स ऑन फंड रेजिंग, पूंजी जुटाने पर कुछ कंपनियां बोर्ड मीट करने जा रही हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज और हैवेल्स दोनों ही कंपनियों की बोर्ड बैठक होने जा रही है। माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट आईपीओ के अपडेट की अगर बात करें, क्यूआईबी हिस्सा 37% सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है और कुल 38% सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। और साथ ही आईपीओ 29 जुलाई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 274 से 275 प्रति शेयर की तय की गई है। आईपीओ से 4500 करोड़ जुटाने की कंपनी की योजना बना रही है। नतीजों की अगर बात करें, कल बाजार बंद होने के बाद टेक महिंद्रा, भारती इंफ्राटेल, निप्पॉन लाइफ जैसी कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखे। टेक महिंद्रा अनुमान से बेहतर नंबर्स रहे हैं। कंपनी की आय 4% गिरी जरूर है, लेकिन 8,950 करोड़ का अनुमान हम लगाकर चल रहे थे। 9,106 करोड़ की आय कंपनी ने देखी है। डॉलर रेवेन्यू 129 करोड़ से 120 करोड़ पर जाती दिखी है। साथ ही मार्जिन्स की अगर बात करें 10% तक इंटैक्ट रहे हैं और मुनाफे के फ्रंट पर 20% की बढ़त देखने को मिली है। भारतीय इंफ्राटेल अनुमान से कमजोर नतीजे हैं। कंपनी की आय में 3% गिरावट है। मार्जिन्स 47% से 52% पर जाते दिखे। हमारा अनुमान 51% का था और मुनाफे के फ्रंट पर 8% की बढ़त जरूर देखने को मिली है। साथ ही सीईओ डीएस रावत का इस्तीफा मंजूर कर दिया गया है और साथ ही इंडस टावर को लेकर जो मर्जर की डेट है उसे एक्सटेंड कर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। निप्पॉन लाइफ कंपनी के नतीजे कमजोर रहे हैं। कंपनी की आय में 28% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के मार्जिन्स 47% पर इंटैक्ट रहे हैं और साथ ही अगर एयूएम्स की बात करें 1,80,000 करोड़ पर एयूएम्स देखने को मिल रहे हैं। तिमाही आधार पर 15% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। ओके, कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको आज रिएक्शन आते हुए दिखेगा। कुछ और नतीजे हैं पूजा के पास, कुछ और खबरें भी हैं। बताइए पूजा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत फिनोटेक्स केमिकल के नतीजों से कर लेते हैं। कमजोर नंबर्स हैं। आय घटी है 40% से, कामकाजी मुनाफा 52% घटा है और मुनाफे में भी अगर देखेंगे तो 40% की गिरावट यहां पर दर्ज हुई है। और इसके अलावा कंपनी ने बायबैक की भी घोषणा की है। 40 रुपए के भाव पर कंपनी बायबैक लेकर आएगी। करीब 11 लाख शेयरों का मौजूदा जो भाव है कंपनी का वो करीब इस वक्त 30 रुपए के आसपास कारोबार कर रही है। मिधानी, यहाँ पर भी कंपनी ने नतीजे घोषित किए। नतीजे कमजोर ही दिख रहे हैं। आय में करीब 40% की गिरावट है। कामकाजी मुनाफा 55% घटा है कंपनी का और मुनाफे में भी 50% की गिरावट यहाँ पर देखी गई है। एनबीसीसी भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है 205 करोड़ का। ईस्ट अफ्रीका से ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। इंडिगो, एक और बुरी खबर है यहाँ पर कंपनी के लिए। अब ये भी खबर निकल कर आ रही है कि सीनियर कर्मचारियों के वेतन में 35% तक की कटौती करेगी कंपनी। ये घोषणा खुद सीईओ ने की है और उनका कहना है कि वो अपने सैलरी में करीब 35% और पायलट की जो वेतन दिया जाता है उसमें 28% तक की कटौती वो करेंगे। एमटी एजुकेयर पर भी फोकस रखे। ओएफएस की घोषणा करी है। करीब 17.82 लाख शेयर्स के ओएफएस की घोषणा की है। इसका जो फ्लोर प्राइस है वो 13 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है और रिटेल निवेशकों के लिए 5% डिस्काउंट भी तय किया गया है। इसके अलावा कुछ फंड एक्शन हुए हैं। इन्फीबीम एवेन्यूज में निवेशक रवि ओम प्रकाश अग्रवाल ने खरीदारी करी है। करीब 0.5% खरीदा है। 34 लाख शेयर्स की हुई है। 74.85 प्रति शेयर के भाव पर ये खरीदारी देखी गई है। इसके अलावा अब कुछ बैठक भी होने जा रही है, कुछ इन्वेस्टर्स मीट भी होने जा रही है जिससे नतीजे आ रहे हैं। इसके बाद मेघमनी ऑर्गेनिक्स, यहाँ पर एबाकस एसेट मैनेजमेंट के साथ कंपनी की बैठक होगी 28 जुलाई को
और ये जब कुछ बैठक होती है तो इसमें भी कुछ यहाँ पर अपडेट निकल कर आते हैं, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और आखिर में बात करते हैं MCS की। यहाँ पर भी एक ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और प्रेमजी इन्वेस्टमेंट के साथ ही साथ कुछ और भी बड़े निवेशक हैं जिनके साथ उनकी बैठक होगी और 28 जुलाई को ये बैठक होगी, तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल, तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिखेगा, नजर रखेंगे उन पर। चलिए अब जान लेते हैं कि आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है FIR में। आशीष, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। टेक महिंद्रा के नतीजे आए थे, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आते हुए दिखे। CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 700 रुपए के लक्ष्य लिए 663 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि नतीजे जो है ठीक ठाक देखने को मिले, जिसके चलते इन्होंने EPS के अनुमान में करीब 12% की बढ़ोतरी की है। वहीं सिटी भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे और 800 रुपए के लक्ष्य के लिए। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे हैं 763 रुपए के लक्ष्य के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर भी नतीजे आए थे। CLSA की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बदलकर अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई, यानी रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है 1400 रुपए के लक्ष्य के लिए। और ये कह रहे हैं कि देखिए नतीजे जो है प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिहाज से अगर आप देखें तो ठीक ठाक नजर आए, लेकिन लोन बुक में पिछले साल के मुकाबले गिरावट देखने को मिली। भारतीय इंफ्राटेल पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्टें CLSA खरीदारी की राय दे रहे हैं 265 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे हैं कि नतीजे स्टेबल देखने को मिले थे और 8% की डिविडेंड यील्ड सस्टेनेबल नजर आ रही है, जिसके चलते ये स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है। 265 रुपए का इन्होंने लक्ष्य है, 194 कल की क्लोजिंग है। वहीं मॉर्गन स्टैनली नेगेटिव नजर आ रही है, अंडरवेट की रेटिंग दे 175 रुपए के लक्ष्य के लिए। और जेफरीज का मानना है कि नतीजे जो है डिसअपॉइंटिंग देखने को मिले, जिसके चलते इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 160 रुपए के लक्ष्य के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर इंटरेस्टिंगली दो रिपोर्ट्स हैं, दोनों के ऑपोजिट व्यू है। गोल्डमैन सैक्स देखिए सुपर बुलिश नजर आ रहे हैं, इन्होंने फिर से खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य जो है 1775 से बढ़ाकर 2325 कर दिया है। 2155 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि ई-कॉमर्स कारोबार में जियो मार्ट में अगर आप देखें तो आगे जाकर ग्रोथ के अवसर काफी ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन CLSA ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। खरीदारी की राय को बदलकर आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य 1753 से बढ़ाकर 2250 कर दिया है। ये कह रहे कि छोटी अवधि में कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं है कि वैल्यूएशन में सरप्राइज देखने को मिल सके, जिसके चलते इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। HDFC बैंक यहाँ पर भी नतीजे आए थे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 2155 से बढ़ाकर 2230 कर दिया है। और साथ ही अगर आप देखें तो हैवेल्स यहाँ पर भी जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 695 रुपए के लक्ष्य के लिए। और ये कह रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर का इन्हें एक फायदा देखने को मिला और यहाँ पर इनके जो मार्केट शेयर है वो बढ़ते हुए नजर आए। और आखिरी रिपोर्ट है आज के लिए मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है EU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, जहां पर इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 760 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। आइए एक्शन बढ़ाते हैं नतीजों का आगे, और कल बाजार बंद होने के बाद आए उन तमाम नतीजों पर लेते हैं राय वरिंदर से। आइए स्वागत करते हैं वरिंदर रिजल्ट एक्सरे में। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हो आज एक भी पटाखा नहीं फिर से। कहाँ पटाखे सब मतलब पटाखों की जगह सब फुस हो रहे हैं, क्या चक्कर क्या है? हाँ सर, जून क्वार्टर ऐसे ही होने वाला है सर। अभी तो मेरे ख्याल में बहुत गंदे नंबर आने वाले बाकी हैं। जितना अर्निंग सीजन के पास जाते जाएंगे उतने और गंदे नंबर आते जाएंगे, बट दैट हैज बीन द रियलिटी फॉर जून क्वार्टर। आई नो। तो जो नंबर्स आपको अच्छे लग रहे हैं या ठीक ठाक से लग रहे हैं, मतलब बुरे नहीं हैं, जिनको आप अच्छे नंबर्स के आसपास ही रख रहे हैं, पहले वो शुरुआत वहीं से कीजिए। तो सर अगर मैं ओकेश नंबर और थोड़े से अच्छे नंबर की बात करूंगा तो इंफा के नंबर्स अच्छे आए थे। नॉट वेरी वेरी ग्रेट, बट हाँ स्टेबिलिटी थी थोड़ी सी इस क्वार्टर में। सेल्स 10% नीचे थी, एबिटा 56 करोड़ से 62 करोड़ हो गया, मार्जिन 12% से 15% हो गया और प्रॉफिट डबल हो गया था। बट इफ यू जस्ट सी लास्ट 10-12 क्वार्टर्स कंपनी के बहुत ज्यादा वोलेटाइल अर्निंग्स होती है। 0.4 बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है तो ठीक है, बट अदरवाइज फॉर दिस क्वार्टर इट वाज गुड। सर BL पे ना, आई नो वी डोंट टॉक अबाउट इन लार्ज कंपनीज और वो, सो अगर ऑन द फेस ऑफ इट देखें तो इसके नंबर्स खराब लग रहे हैं। सब बोल रहे हैं सेल्स 21% नीचे है, प्रॉफिट 70% नीचे है, तो नंबर्स खराब आए हैं।
बट अगर आप कुछ रिपोर्ट्स पढ़ें तो आपको पता चलेगा सर कि दीज नंबर्स आर वेरी गुड कंपेयर टू व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। जेफरीज का रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, तो उसने बोला कि उसका जो रेवेन्यू है इट इज अ बीट बाय 165%। वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कंपनी लॉस करेगा, लॉस के एबिटा लॉस करेगा, एबिटा लॉस के ऑपोजिट उसने एबिटा प्रॉफिट किया, और उसका मार्जिन कुछ 8.8% आया कंपेयर टू व्हाट एक्सपेक्टेशन वाज एबिटा लॉस। सो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। फाइजर ओके, फाइजर के रिजल्ट्स बता रहे हैं। वरिंदर से कनेक्शन थोड़ा सा हमारा। जी 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 वरिंदर जी जी। ये थे सर ओकेश नंबर्स। अगर आप बोलो तो हम वीक पे चल जाते हैं। जी हाँ, अब कमजोर नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। कौन से नंबर्स आपको दिख रहे हैं खराब? सर तो खराब में जो फुस नहीं है बट खराब है तो वो महाराष्ट्र सीमलेस है। इसका सेल्स 40% डाउन था, एबिटा 56% डाउन था। सर 100 करोड़ का बिटा किया है इसने। जो चीज मुझे आंखों में आई ज्यादा वो थी कि इस बार इसने एक एक्सेप्शनल लॉस लिया 450 करोड़ का इस क्वार्टर में, क्योंकि इसने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी माइनिंग एसेट्स में और कुछ और एसेट्स में जिसको उसने राइट ऑफ कर दिया। इसलिए इसका नेट लॉस कुछ 250 करोड़ का आया। ऑनेस्टली सर दिस थिंग स्केयर्स मी जब इतना बड़ा राइट ऑफ हो जाता है बुक्स में। 4 टाइम पे ट्रेड करता है, स्टॉक बहुत सस्ता है, अच्छा ग्रुप है, बट फॉर दिस क्वार्टर आई थिंक दिस 450 करोड़ एक्सेप्शनल लॉस इज वेरी वेरी बिग। ओके, तो ये आपके लिए अच्छा। अब ये बताइएगा, अच्छा फुस की तो लिस्ट होगी आपकी लंबी, ढेर सारे। हाँ जी, तो हाँ जरा जी। बताइए कि हाँ जी, इस हाँ जी। लिस्ट में कितने स्टॉक्स हैं और इसमें टॉप कौन कर रहा है वो भी बताइए। मतलब फिसड्डी और बैक बेंचेस में भी फर्स्ट कौन है, मतलब सबसे ज्यादा खराब किसके दिख रहे हैं? सर इसमें 9-10 कंपनीज है जो फुस में आई है, और ऑनेस्टली माय गॉड। सब होम इक्विपमेंट कंपनीज हम बात कर रहे हैं। होम ड्यूरेबल्स हम कब से बात कर रहे हैं कि ये कंपनीज हैं जिनके नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, चाहे वो हैवेल्स हो, ओरिएंट इलेक्ट्रिकल हो, वी गार्ड हो, ये है। बट मेरी लिस्ट में जो टॉप में आता है सर वो तेजस नेटवर्क्स आता है। जो बाकी ऑनेस्टली नंबर्स वर नॉट कि मैं इतना सोच नहीं रहा था कितने गंदे नंबर आएंगे, बट आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट वन थिंग जो हमने बात पहले भी की थी सर। इसका सेल्स 50% नीचे आया है, एबिटा 1 करोड़ आया है वर्सेस 24 करोड़, और नेट लॉस आया है। क्योंकि ऑनेस्टली चलो ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था। बट सर वो जो कॉन्सेप्ट हम ट्रेड रिसीवेबल्स का बात कर रहे थे ना, इसका मार्च का 2020 का सेल्स है 424 करोड़। सर ट्रेड रिसीवेबल्स जून 2020 में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट मिला के 435 करोड़ है। मतलब एक ही कंपनी है जहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स आर हायर देन सेल्स, क्योंकि आपने बेच दिया माल पर अभी पैसा पूरा ही नहीं आया पैसा, तो आप पीएनएल में कुछ भी दिखाते रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये किस कंपनी की आदत हो गई है सर, लास्ट 8-10 क्वार्टर से ना यही इशू बार बार हो रहा है। सो अगेन वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, वी गार्ड, इनके नंबर बहुत खराब आए थे। मैं सिर्फ उसमें क्यों डालता हूँ ना, बिकॉज एक टोटल वॉश आउट क्वार्टर है, एबिटा लॉस आया। इन कंपनीज का जैसे ओरिएंट इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू 70% नीचे है, एबिटा लॉस किया 19 करोड़ का, चाहे वो ईसीडी डिवीजन हो चाहे लाइटिंग एंड स्विच गियर हो, दोनों डाउन थी। वी गार्ड बड़ी कंपनी है, इस बार एबिटा 86% डाउन आया, प्रॉफिट 93% आया। सर 40 टाइम पे ट्रेड करता है, दे आर नॉट चीप स्टॉक्स, मगर दैट इज द इशू विद मी। जो उसमें जाते हैं तो हमें नंबर भी खराब आ रहा है और वैल्यूएशन भी हाई है थोड़ी सी। सर एक कंपनी जो है वर्धमान टेक्सटाइल्स, ऑनेस्टली इंडिया एज अ कंट्री हैज गिवन अप द मैन्युफैक्चरिंग टू वियतनाम, बांग्लादेश। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया की, और नंबर देखिए सर, पैथेटिक नंबर्स आ रहे हैं। सेल्स 50% नीचे है, एबिटा लॉस 2 करोड़ का है, नेट लॉस 64 करोड़ का है वर्सेस अ प्रॉफिट। होपफुली ये टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर हो जहाँ पे थोड़ा सा फोकस गवर्नमेंट का हो जाए। और भी कंपनी है सर, अगर आप बोलो तो मैं चालू रखता हूँ, जैसे श्रीकला हस्ती पाइप्स है, हाँ हाँ, उसका बिल्कुल एबिटा बिल्कुल लॉस आया बिल्कुल, 2 सारे करोड़। बताएं जो खराब नतीजों वाले। जी। श्रीकला हस्ती पाइप्स है सर, बहुत सस्ता स्टॉक है, 4-5 टाइम पे ट्रेड करता है, बट नंबर्स बहुत खराब आए थे इस बार। सेल्स 43% नीचे है, एबिटा लॉस 2 करोड़ का है वर्सेस अ प्रॉफिट ऑफ 57 करोड़। सो आप देखिए कितना आ गया। एपटेक है सर, आई नो कि हाँ भी राकेश जी डायरेक्टर है, बट ऑनेस्टली मैंने एपटेक में कम से कम लास्ट 5 साल में नंबर नहीं देखे हैं। हैज बीन अ डिसअपॉइंटिंग स्टोरी फॉर मी। सेल्स डाउन 70%, एबिटा लॉस 6 करोड़ वर्सेस अ प्रॉफिट। सो नंबर्स नहीं अच्छे हैं। HSIL सर 17% मार्जिन से 10% मार्जिन रह गया है, नेट लॉस की है, एबिटा डाउन 70% है, सो अगेन वेरी बैड। हिंदुस्तान मीडिया सर, आई नो इसमें बहुत वैल्यू है, बहुत लोग इसको फोकस करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ वट एवर इज गोइंग ऑन और लॉकडाउन जो हुआ, एबिटा लॉस 27 करोड़ का किया वर्सेस अ प्रॉफिट ऑफ 34 करोड़। एलिकॉन कैस्ट्रॉ एक है जिसका एबिटा लॉस आया, बट सो आई एम जस्ट सेइंग दीस आर बिग कंपनीज, दीस आर नॉट स्मॉल कंपनीज। जब हम बात कर रहे थे
एपटेक, श्रीकला, हस्ती, वर्धमान टेक्सटाइल्स, वी गार्ड, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ये कंपनीज अभी एबिटा लॉस दे रही है और 30-40 टाइम पे ट्रेड कर रही है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप ना हुई तो वैल्यूएशंस आएंगी सर कुछ कंपनीज के नीचे. ठीक बात है. तो ये हैं वो तमाम कंपनियां जो आपको कमजोर नतीजे देने वाली दिख रही है. शुक्रिया वरिंदर डिटेल रिसर्च के लिए. कल आपसे फिर होगी मुलाकात और ढेर सारे स्टॉक्स. जी कुछ और बाकी रह गए? मैं सर एक चीज बोल रहा हूँ सर कि इस बार ना थोड़ा सा ध्यान रखिए इन्वेंट्री पे. जी. इस बार बहुत ऐसी कंपनीज होंगी जो इन्वेंट्री को राइट ऑफ करेंगी और वो आपको पता चल जाएगा कि लोगों का माल बिका नहीं है, लोगों का माल पड़ा है और ये हो सकता है कि बैलेंस शीट में वो इन्वेंट्री राइट ऑफ कर दे. तो उन सब चीजों से थोड़ा सा बच के रहिए. ठीक है, परफेक्ट. तो इस बार इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर भी फोकस करिएगा ताकि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देखकर डिसाइड ना कर ले कि रिजल्ट्स अच्छे हैं खराब. बैलेंस शीट पर पूरी नजर बनाए रखें. ये कर रहे हैं वरिंदर. शुक्रिया वरिंदर इन तमाम रिजल्ट्स के लिए और सब कुछ बताने के लिए हमें. आइए शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को. हमारी टीम तैयार है आपके लिए पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ. करते हैं स्वागत. बंसल जी गुड मॉर्निंग सर. करिए शुरुआत. गुड मॉर्निंग अनिल जी. गुड मॉर्निंग दीपांशु. अनिल जी देखिए मैं तो होमवर्क पहले ही करके जाता हूं. तो पिक ऑफ द डे कल ही दिया था, वही पिक ऑफ द डे है. इक्विटास को बेचने की राय है. 55 रुपए 10 पैसे का स्टॉप लॉस है. 47 रुपए पहला टारगेट, 44 रुपीज दूसरा टारगेट. ओके, तो इक्विटास को बेचने की राय है कल वाली, उसी को आगे बढ़ाएंगे आज. वागल साहब गुड मॉर्निंग सर. आपकी पिक. अनिल जी गुड मॉर्निंग. दीपांशु गुड मॉर्निंग. मेरा बाय करने का इरादा है. स्टॉक है कजारिया सिरामिक्स. इसने कल ब्रेकआउट दिया है लास्ट 1-1.5 घंटे में. 425 का बंद है. 417 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है 450 तक के लेवल्स हमको आज और कल में देखने को मिलने चाहिए. क्या बात है. आपको मैं आज कैश मार्केट का स्टॉक कहाँ से मिल गया वागले साहब? मतलब जनरली तो आपके चार्ट्स में वायदा कारोबार के बाहर के स्टॉक आते नहीं. ये आया कहाँ से, मैं ये जानना चाहता हूँ. हाँ अनिल जी अच्छा सवाल है. मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था और इसका जवाब ये है कि हम जो स्कैनिंग करते हैं वो वॉल्यूम्स के ऊपर करते हैं. ड्यूरिंग द डे में ज्यादा फोकस एफएनओ पे करता हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे स्कैनिंग वॉल्यूम्स पे जो होती है वो कैश मार्केट में जब अच्छे स्टॉक्स में वॉल्यूम आता है तो ऐसे स्टॉक्स आ जाते हैं और उसके साथ अगर पैटर्न अच्छा है तो मुझे ये बेस्ट पैटर्न वाला स्टॉक कैश और एफएनओ में मिला तो मैंने ये कवर किया है. ओके चलिए ठीक है. तो एंड ऑफ डे जो होता है वो रिसर्च ज्यादा डिटेल होती है, समय मिलता है पूरा. हाँ जी अनिल जी मैं ये कह रहा था कि फंडामेंटल्स का मेरे को कोई जानकारी नहीं है, तो वो आप अपने बाकी पैनलिस्ट से चेक कर लीजिए कि ये फंडामेंटली साउंड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वो वार्निंग भी दीजिए, वो मैं अप्रिशिएट करूंगा. नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर. ठीक है वो तो रियल एस्टेट सेक्टर और उससे जुड़े हुए सारे मुश्किल में वो एक अलग बात है. कंपनी स्पेसिफिक कोई इशू नहीं है तो आप आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. आइए सुमित जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ. सुमित जी गुड मॉर्निंग. बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे. गुड मॉर्निंग अनिल जी. गुड मॉर्निंग अनिल जी. ये मेटल स्पेस में एक एक करके कल के दिन में लोअर लेवल से अच्छी तेजी देखने को मिली थी. तो यहाँ पे टाटा स्टील में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है. 350-352 के आसपास टाटा स्टील में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा. नीचे में 340 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में 360 से लेके 370 रुपए तक का टाटा स्टील के अंदर देखने को मिल सकता है. तो टाटा स्टील में खरीदारी की जा सकती है. ओके टिस्को खरीद लें 365 के टारगेट के लिए, 340 का स्टॉप लॉस. गुड मॉर्निंग कुणाल जी. एक दिन के अवकाश के बाद कुणाल जी हमारे साथ फिर से आ चुके हैं. स्वागत है सर आपका. बड़े चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं आप हमेशा की तरह. बताइए सर क्या खरीदेंगे बेचेंगे, आज का क्या इरादा है, और अगर आपने छुट्टी के दिन काम नहीं किया हो तो आपके लिए स्पेशल नोटा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अनिल जी देखिए मैंने काम तो बहुत कुछ किया है, कई सारे स्टॉक्स मैंने देखे अनिल जी, लेकिन अभी मैं नोटा का इस्तेमाल करूंगा. एक स्टॉक अनिल जी रेडार पर है, उसका ब्रेकआउट का मैं इंतजार कर रहा हूं. तो जैसे ब्रेकआउट होगा राकेश जी के साथ मिलकर उस पर चार्ट कॉर्नर की कॉल दूंगा. तो फिलहाल मेरा नोटा स्वीकार करें अनिल.
समझ गया मैं, आपने काम नहीं किया इसका मतलब ये, मैं इसको इसी तरह से देख रहा हूँ, बिल्कुल 100%। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन नोटा स्वीकार है। जैसा कि मैंने कहा, कुणाल जी हमेशा की तरह चमकते हुए तो आज भी चमकते हुए दिख रहे हैं। आइए अब उन स्टॉक्स पर फोकस करें जहां पर आज एक्शन भरपूर दिखने वाला है। नतीजों के बाद BEL, उम्मीद के मुताबिक नतीजे कहे जा सकते हैं, जैसा अंदाजा था। अब नतीजों के बाद इसके लिए क्या रेंज रहेगी? सुमित जी जरा इसके चार्ट देखकर बताइए, BEL क्या करना है? अनिल जी, BEL के अंदर ऊपरी लेवल से सडन दबाव देखने को मिला है कल के दिन में। BEL के अंदर ऊपर में जो हर्डल है, जो रेजिस्टेंस है, वो जो रिसेंट का स्विंग हाई लगा है 3 दिन पहले 103 104 के आसपास, वही लेवल है। जैसे ये लेवल निकलते हैं तो उसके बाद 108 से 110 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है नीचे में शायद 96 तक के लेवल देखने को मिले। जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है BEL में, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। मार्केट ओपन होने दीजिए, किस तरह से स्टॉक रिएक्ट करता है वो देखना है। लोअर लेवल्स पे खरीदारी करनी है। ऊपर में 103 104 का लेवल टूटने के बाद अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, फिर 108 से 110 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ओके, नज़र रखते हैं BEL, यहाँ पर नतीजों के दम पर रिएक्शन आएगा। और जैसे कि अभी वरिंदर बंसल भी हमें बता रहे थे, अच्छे नतीजे रहे, उतने खराब नहीं हैं जितना कंपैरिजन में आपको दिख रहे हैं। किरण जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किरण जी, गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग। मेरा पिक वही रहेगा कि कल हमने कवर किया। कल हमने देखा मार्केट थोड़ा सा करेक्ट कर रहा था, निफ्टी, बैंक निफ्टी, पर एक सेक्टर था वो बिल्कुल आउट परफॉर्म कर रहा था, वो है इंश्योरेंस सेक्टर। SBI देखिए, HDFC लाइफ, SBI लाइफ देखिए, फिर HDFC लाइफ और ICICI प्रू, ये तीनों ही अच्छे देखने को मिल रहे थे। पर टेक्निकली जिसने ब्रेकआउट दिया था वो ICICI प्रू था। मेरा मानना है कि अभी 450 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है 467 और 467 आज के लिए टारगेट सर। अगर एक हफ्ते का वक्त देते हैं, 1-1.5 हफ्ते का, तो शायद 500 के लेवल्स के को टेस्ट करते भी नजर आ जाएंगे। तो ये एक काउंटर है, ये एक सेक्टर है जहां पे एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाना चाहिए। बिल्कुल, ICICI प्रू इस पर नज़र रखिए। कल शानदार ब्रेकआउट आपने आते हुए देखा है स्टॉक पर, और अच्छी तेज़ी इसने लगाई, 4% ऊपर था। बाकी इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी बढ़िया मूव आई। IT स्टॉक्स यहाँ पर आज फिर से फोकस रहेगा। वागले साहब, टेक महिंद्रा, इसके नतीजे आए हैं और ज़्यादातर अनुमान मुताबिक या थोड़े अनुमान से बेहतर ही रहे हैं। मेरे को याद है सर, 2 दिन पहले आपका इस पर कॉल था। टेक महिंद्रा पर कोई राय, स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, कौन से लेवल्स पर नज़र रहनी चाहिए? दीपांशु, हमारा 670 का टारगेट था जो कल आ गया, तो मैं अगर मेरा बाय का व्यू अभी भी इंटैक्ट है। पोजिशनली मुझे ये स्टॉक अभी भी अच्छा लगता है। थोड़ी सी गिरावट, अभी रिजल्ट है तो एक्सपेक्टेशंस क्या है मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए 650 655 ये सही लेवल है बाय करने का, या मे बी अराउंड 650 640 ये रेंज बेटर होगा। 630 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। मेरे को लगता है ये 710 720 तक पोजिशनली 2 से 3 दिनों में जाना चाहिए। आज रिजल्ट का आउटकम ऑलरेडी आया है, तो आज थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट थोड़ा सा डिक्लाइंस पे बाय, करेक्शंस पे बाय करने की सलाह है। बिल्कुल, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर लग रहा है टेक महिंद्रा का। नजर रखिए, पोजिशनल तौर पर 700 के ऊपर जाने की तैयारी में है। पर आज 11 बजे अनिल जी, एक जो आप खास शो कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। वागले साहब बोल रहे थे कि कैश मार्केट में वॉल्यूम्स देखकर स्टॉक्स पर एक्शन आता है, पर 1 अगस्त से चिंता आ रही है कि शायद इस वॉल्यूम से बड़ा असर पड़ सकता है। जिस तरह से नए मार्जिन के रूल्स आ रहे हैं, या थोड़ा कंफ्यूजन है उसको लेकर, क्या फोकस होने वाला है सर आपके इस 11 बजे के स्पेशल शो का? देखिए दीप, बहुत कुछ सिस्टम कैश मार्केट के मार्जिन्स में बदलाव जो होने जा रहे हैं वो काफ़ी चीज़ें बदलने जा रहा है कि किस तरह से आप अब तक लिमिट्स लेकर जो ट्रेड करते थे उसमें बदलाव होगा, उसमें कमी आती हुई दिखेगी। तो इन सब पर हमने सोचा है कि एक विस्तार से एक ऐसा डिस्कशन किया जाए जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो हमने ब्रोकर्स की 2 बड़ी संस्थाएं हैं हिंदुस्तान में। एक है एनमी, जो NSE के मेंबर्स की संस्था है, उनके डायरेक्टर राजेश बाहेती साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। दूसरी बड़ी फोरम है BSE ब्रोकर्स फोरम, उनके मेंबर हैं आलोक चूड़ीवाला साहब, वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो 2 ब्रोकर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे विस्तार से। लेकिन इसके अलावा 2 बड़े ब्रोकर्स ऐसे हैं जिनसे भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ अजय मेनन जुड़ेंगे जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से है, और साथ ही रूप भूतरा जो आनंद राठी सिक्योरिटीज़ के हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इन चारों के साथ हम एक विस्तार से चर्चा करेंगे कि मार्जिन के नियमों में क्या उन्हें समस्या है, क्या
दिक्कत है, क्या उनके सजेशन से किस तरह से क्लाइंट्स को मुश्किल आएगी, किस तरह से ब्रोकर्स को मुश्किल आएगी और किस तरह से इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और उसके बाद हम पूरी तरीके से हम ब्रोकर्स के सामने रखेंगे। तो 11 बजे मैं ये चर्चा करूंगा, हमारे साथ ये चारों एक्सपर्ट्स होंगे और इनसे हम एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे कि ये जो नियम बदल रहे हैं इससे किस तरह से ब्रोकर्स की और क्लाइंट्स के पैसों की भी सेफ्टी रहे, मार्केट की लिक्विडिटी भी बनी रहे, रेगुलेशंस भी स्ट्रांग रहे जो कि सेबी चाहती है, और साथ ही एक रास्ता ऐसा निकले जिसमें ब्रोकर्स और क्लाइंट्स को भी जो सुविधा चाहिए ट्रेड करने के लिए आज से वो मिलती रहे। इन सब के बीच में क्या कुछ हो सकता है उसका एक सॉल्यूशन निकालने की एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एक हम हल तक पहुंचने की कोशिश करें। तो इसलिए ये 11 से 11:30 बजे हमने आधा घंटे का एक स्पेशल शो आज आपके लिए रखा है, ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, अगर आप मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं और इस नए रूल्स पर कंफ्यूजन है, समझने में क्या होना चाहिए, क्या बदलाव आ सकते हैं और किस तरह से कुछ चेंजेस और आपको नज़र रखनी चाहिए, तो इस स्पेशल शो को मिस मत करिएगा आज 11 बजे, इसके लिए ट्यून इन करें। पर चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डाल देते हैं जो आज आपको और एक्शन में आते हुए दिखेंगे। कल हमने देखा कि बेहतरीन एक्शन आ रहा था कुछ स्टॉक्स में। MCX, जरा इस पर नज़र डालिए सुमित जी, यहाँ पर अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है, नतीजों पर रिएक्शन आया, अब ये कुछ और फंड्स के साथ मीटिंग्स भी कर रहे हैं, मार्केट एक्शन बढ़ रहा है इसमें। MCX का स्ट्रक्चर आपको क्या बता रहा है सर? दीपांशु, बिल्कुल सही कहा आपने। MCX के अंदर तेजी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और स्टॉक ने रिसेंट के स्विंग हाइज ब्रेक कर दिए। जनवरी में जो हाइज लगे थे इस साल में वो भी हाई ब्रेक हुए हैं, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये एक सब पॉजिटिव साइन है स्टॉक के लिए कि स्टॉक लोअर लेवल से एक अच्छी डिमांड दिखा रहा है और एक अच्छी तेजी दिखा रहा है। 1560 के आसपास कल की क्लोजिंग है। स्टॉक के अंदर कोई भी डिप अगर देखने को मिलता है 1525 1530 तक, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 1600 का इमीडिएट हर्डल है, जैसे ही 1600 का लेवल ब्रेक होता है तो MCX में फिर और भी ऊपर की रैली देखने को मिलेगी। तो कोई भी डिप्स में इसमें खरीदारी करके चलना है और एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चला जा सकता है। ओके, डिप पर खरीदारी करने की राय है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन आप होल्ड भी कर सकते हैं। MCX इस स्टॉक पर नजर रखिए, आज आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा। किरण जी, एक और स्टॉक है जहां पर आपकी राय चाहूंगा, NAM इंडिया, निप्पॉन लाइफ। हम देख रहे हैं कि वैसे काफी एक्टिव रहता है ये स्टॉक कैश मार्केट्स में। अभी थोड़े जो ब्रोकरेज के लिए कंसर्न आ रहे हैं मार्जिन की वजह से, जिनके बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे, वहां से थोड़ा एक्शन आया है। ये नतीजों के दम पर भी रिएक्ट करेगा। चार्ट स्ट्रक्चर क्या बता रहे हैं सर NAM इंडिया? थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल रहा है। हमने देखा है कि लगभग जुलाई स्टार्ट से हम लोअर टॉप लोअर बॉटम करना चालू कर दिए है। वॉल्यूम थोड़े से ऑन द लोअर साइड है, तो ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स आते हैं वो करीबन 260 के करीब आते हैं। तो 269 के आसपास की क्लोजिंग है, तो 260 के नीचे जाएगा वॉल्यूम्स के साथ तो ही एक वीकनेस देखने को मिलेगा, नहीं तो वापस मुझे लगता है कि 300 की ओर चलते नजर आएगा। कोई ऐसा डिसाइसिव पैटर्न नहीं है जहां पे एक एग्रेसिव कॉल लिया जा सकता है। ओके, तो ये है निप्पॉन लाइफ। सिद्धार्थ सैदानी साहब का पसंदीदा शेयर भी रहा है और सिद्धार्थ सैदानी साहब हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। मैं आपका पिक ऑफ द डे लेने से पहले सिद्धार्थ सैदानी साहब एक बार राय निप्पॉन लाइफ पर ही ले लूं, नतीजों के बाद आपकी क्या राय है और 270 में इन्वेस्ट करना चाहिए या थोड़ा सा इंतजार करें नीचे आने का? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस हिसाब से नतीजे आए हैं और जिस हिसाब से पूरी इंडस्ट्री जो वर्क कर रही है, मुझे लगता है कि यहाँ से भी अगर आप निवेश करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो ग्रोथ और आउटलुक है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अभी भी पेनिट्रेशन लेवल जो भारत में है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट का, वो बहुत ही कम है कंपेयर टू डेवलप्ड मार्केट्स लाइक अमेरिका, यूरोप। जरूर कर सकते हैं यहाँ पे आप निवेश, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक 15 से 20% का रिटर्न जरूर बन सकता है विद 6 to 12 मंथ पर्सपेक्टिव। ओके, ये है आपके लिए निप्पॉन लाइफ में यहाँ पर 15 से 20% सालाना रिटर्न के लिए निवेश का अच्छा मौका बन सकता है। आइए सिद्धार्थ जी, अब लेते हैं आपका पिक ऑफ द डे। बताएं सर, कौन सा स्टॉक आज आपने चुना है? सर, आज जो स्टॉक चुना है वो एक सेक्टर जो अब मोमेंटम में आएगा और वो सेक्टर का लीडर है। टेक्नो फंडा के हिसाब से, टेक्निकल फंडामेंटल के दोनों एस्पेक्ट जोड़ के हमने ये स्टॉक आइडिया बनाया है, वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी। मुझे लगता है कि TCS पे खरीदारी कर सकते हैं। 2 से 3 महीने का आपको पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, पर 2580 के
टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में रिन्यूअल अच्छा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्जिन और बेहतर होते जाएंगे। नतीजों की अगर बात करें ये पूरे इस सेक्टर में, तो टीसीएस और विप्रो दो ही कंपनी के नतीजे मुझे बहुत बेहतरीन लगे थे। उसमें से मैं चुनना चाहूंगा टीसीएस 2580 के टारगेट के लिए निवेश करना। ऐसा तो नहीं कि बाजार थोड़ा कमजोर है तो इसलिए सेफ रहने के लिए आप मिड कैप के बजाय टीसीएस दे रहे हो? सिद्धार्थ जी, वाकई में टीसीएस बहुत ही पसंद आ रहा है? नहीं, बिल्कुल सर, टीसीएस बहुत ही पसंद आ रहा है और मिड कैप में भी बहुत सारे पसंद है। अगर आप इजाजत दे तो साथ में एक स्टॉक जोड़ भी दूं। हाँ, जोड़ दीजिए बिल्कुल, तुरंत प्रभाव से। मिड कैप में जी एक क्वेरी बहुत आ रही है और मैं रेकमेंड करते ही आया हूं, वो है आरती इंडस्ट्रीज। जी हाँ, आरती इंडस्ट्रीज बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, जैसे उनका जो एक कॉन्ट्रैक्ट था अमेरिका में बेयर क्रॉप साइंस के साथ जो कैंसिल हुआ, उसके ऊपर जो इनके इन्वेस्टमेंट लागत लगी थी प्लांट में, उससे 2 से 3 गुना पैसा भी मिल गया है। तो मैं मानता हूं कि ये विंडफॉल प्रॉफिट साथ में थोड़ी सी कंसोलिडेशन और खबर अब्सॉर्ब कर लिया स्टॉक ने। मुझे लगता है कि आरती इंडस्ट्रीज बेंजीन बेस्ड केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी, इस पे जरूर नजर रखनी चाहिए। बहुत दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है, अब इसमें जान आ सकती है। हमारी खैर निवेश के लक्ष्य है 1200 रुपए विद 6 to 12 मंथ पर्सपेक्टिव। ओके, 1200 रुपए के टारगेट के लिए 6 से 12 महीने के लिए करें निवेश। आरती इंडस्ट्रीज 250 के आसपास, ये है पिक इस वक्त एक और मिड कैप स्पेस से हमारे सिद्धार्थ जी की तरफ से।